नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास की जो इकाई है उसमें हिंदी साहित्य के उपन्यास के जो तत्व रखे गए हैं या हिंदी साहित्य में कथा साहित्य को लेकर जब अनुसंधान होता है या आलोचना होती है तो तत्वों को ध्यान में रखकर वो बातें होती हैं। तो हम उपन्यास इस विधा के आज हम तत्व देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास विधा के तत्व। वैसे उपन्यास विधा यानी कथा साहित्य के अंतर्गत आने वाली ये प्रमुख विधा है और इस विधा के प्रमुख रूप से 6 तत्व बताए जाते हैं। जो तत्व है एक एक करके मैं बताऊंगी और उस तत्वों का एक एक करके हम उसका विश्लेषण देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तत्व आता है कथा वस्तु, दूसरा आता है पात्र एवं उसका चरित्र चित्रण, तीसरा आता है वातावरण या देशकाल वातावरण या परिवेश, चौथा आता है संवाद जिसको बोलेंगे या उसको कथोपकथन भी कहा जाता है, भाषा एवं शैली, और अगला है छठा उद्देश्य। उद्देश्य को एक मूल भाव रूप में एक थीम भी बोला जा सकता है या लेखक का उस रचना को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है या उस रचना के माध्यम से उसका क्या उद्देश्य प्रस्तुत होता है, ठीक है। तो चलिए इन तत्वों का हम एक एक करके विश्लेषण देखते हैं। पहला तत्व जो है कथा वस्तु। अब कथा वस्तु इस तत्व की जब हम बात करेंगे, ये तत्व इस विधा का यानी उपन्यास विधा का प्रमुख तत्व माना जाता है। प्रमुख तत्व इसीलिए कि इस विधा में ही नहीं, वैसे कहानी विधा के अंतर्गत भी ये तत्व प्रमुख रूप से आता है क्योंकि कथा ये इस तत्व का मूल आत्मा है और कथा और घटनाओं का संयोजक जैसे लेखक करता है। मुख्य कथा और घटनाओं को संयोजित करने के लिए लेखक को खास एक तरह से सृजन करना पड़ता है शब्दों के माध्यम से, और सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो वो कथा वस्तु को कथा ही कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर हमें इसमें दिखाई देता है। लेकिन उपन्यास में ये जो कथा वस्तु है उसका प्राण तत्व है ऐसा कहा जाता है। उपन्यास आकार से जैसे बहुत बड़ा होता है, बृहद होता है, बिना कथा के उपन्यास लिखना संभव नहीं है, लिख ही नहीं सकते। बिना कथा सिर्फ संवाद के माध्यम से हम कथा को प्रस्तुत भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम जैसे देखते हैं अगर अखबारों की खबरों की तरह हमें वो लग सकता है, क्योंकि सिर्फ हम संवाद दे रहे हैं लेकिन कथा नहीं बोल रहे हैं। यहाँ हम देखना चाहते हैं कि उपन्यास में कथा वस्तु से घटना और जो उसका कार्य संवार है या उससे सुसंगठित करने की जो योजना होती है वो ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ विद्वानों ने कथा और कथानक को जैसे भिन्न कर दिया है। कुछ विद्वान कथा और कथानक में अंतर भी मानते हैं। जैसे अंग्रेजी में कथा वस्तु के लिए हम शब्द जैसे प्लॉट ये शब्द है, कथा कथानक और कथा वस्तु में बहुत कम अंतर दिखाई देता है, लेकिन इसकी भी विवेचना या इसका भी विश्लेषण मैं यहाँ पर कर देती हूँ। अब उदाहरण के लिए हम प्रेमचंद जी का गोदान ये उपन्यास लेते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। गोदान उपन्यास में आया हुआ होरी और धनिया, इन दोनों की जीवन की कथा हमें इस उपन्यास में मिलती है। जीवन की उनकी जो कठिनाई है, विषमता है, उसका चित्रण हमें इस उपन्यास में मिलता है। उपन्यास के अंत में हम जब देखते हैं कि होरी की जैसे मृत्यु हो जाती है, स्थूल रूप में इसे हम शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं कि होरी और धनिया के साथ क्या होता है। होरी के अंत में उपन्यास की मृत्यु हो जाती है, तो ये कथा इसको मान सकते हैं। पर गाय दान करने की जो लालसा होती है या गाय खरीदने की होरी की जो इच्छा है, तो वो इच्छा और उसकी लालसा वैसे ही अधूरी रहती है और उसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के पश्चात गाय दान करने की लालसा पंडितों के द्वारा की जाती है। तो इसको कथा वस्तु हम कह सकते हैं, क्योंकि कथा वस्तु के मुख्य रूप से जैसे 3 प्रकार पड़ते हैं। एक है आधिकारिक जो है कथा वस्तु, दूसरे है गौण कथा वस्तु और तीसरी है प्रासंगिक कथा वस्तु। अब ये 3 जो प्रकार है कथा वस्तु को किस तरह होना चाहिए या किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए, इस संदर्भ में बहुत सारी विशेषताएं या बहुत कुछ विद्वानों के द्वारा लिखा हुआ हमें दिखाई देता है। अब उसमें हम कुछ विशेषताओं का अगर जिक्र करें तो उसमें प्रमुख रूप से आती है एक सूत्रता। किसी भी कथा वस्तु में, किसी भी कथा में एक सूत्रता होना अनिवार्य है, क्योंकि कहानी की भांति उपन्यास में भी हमें एक सूत्रता दिखाई देती है। उपन्यास में अगर एक भाव, विचार या घटना, परिस्थिति एक सूत्र में बुने हुए नहीं है या नहीं होंगे तो उपन्यास
का जो प्रभाव है पाठकों पर नहीं पड़ता, या उसका उपन्यास का जो ढांचा है वो बिखर जा सकता है। कथा वस्तु में सुसंबद्धता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी विशेषता हम बोल सकते हैं कि रोचकता, कथा में रोचकता होना बहुत ज़रूरी है। उपन्यास में रोचकता इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उपन्यास का आकार बहुत बड़ा होता है। शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने में कभी कभी पाठक को वो जैसे बोर हो सकता है, या पाठक उसको पढ़े बिना ही नीरस वो कथा बनने के कारण वो बीच में ही छोड़कर चला जा सकता है। इसीलिए कथाकार को या लेखक को उपन्यास में उसको बांध कर रखने के लिए ये प्रयास करना पड़ता है, रोचकता लानी पड़ती है। रोचकता के अभाव में पाठक उपन्यास को बीच में छोड़ सकता है या छोड़ देता है। ज़्यादातर समीक्षक उपन्यास में रोचकता पर ही विशेष बल देते हैं क्योंकि ये कथा वस्तु की मुख्य विशेषता मानी जाती है। उपन्यास की कथा को इस प्रकार जैसे पिरोया जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है कि पाठक की जो है जिज्ञासा या उसको आगे पढ़ने की जो ललक है अंत तक बनी रहती है, तो इसको हम रोचकता कहेंगे। ठीक है, अगली जो विशेषता है मौलिकता। अब मौलिकता यानी क्या? नयापन, कुछ नया देना। प्रत्येक कथा में यही अपेक्षित होता है कि उस विषय को एक नई शैली में, नए एक साथ में, नए रूप से उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपनी अनुभूतियों को रचनात्मक कौशल्य के साथ लेखक को उस कथा को इस तरह प्रस्तुत करना है कि कुछ नए ढंग से प्रस्तुत करना है ताकि पढ़ने वाले का जो मन है उसी कथा में लग जाए। नए संदर्भों के साथ अभिव्यक्त करने की जो क्षमता लेखक में होनी चाहिए, या विषय के भीतर प्रवेश कर वो सूक्ष्मता से उसका आकलन कर सके, या पाठकों के समक्ष वो लाने के लिए जैसे कौशल्य होता है, वो कौशल्य में मौलिकता होना बहुत ज़रूरी है, एक नयापन होना ज़रूरी है ताकि उसको पाठक पढ़ सके। अगली जो विशेषता है प्रामाणिकता। उपन्यास में प्रामाणिकता होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ प्रामाणिकता क्यों ज़रूरी है और प्रामाणिकता का यहाँ पर अर्थ क्या है? यहाँ पर हमें देखने की उसके लेखनी का होना जितना लेखक के लिए है। अगर उपन्यास की कथा प्रासंगिक, अविश्वसनीय है और तथ्यों पर आधारित नहीं है, तो पाठक को लंबे समय तक उस कथा में बांध कर रखना जैसे मुश्किल काम होता है। जैसे ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास में अगर तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है या तथ्य प्रामाणिक नहीं है, तो पाठक को जो है कथा को बीच में ही छोड़कर चला जा सकता है। इसीलिए उस तथ्यों को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए पाठक की जिज्ञासा बनी रखने के लिए प्रामाणिकता का विशेष ध्यान उपन्यासकार को या लेखक को रखना पड़ता है। अगली जो अंतिम विशेषता हम प्रमुख रूप से कहेंगे उसको कहेंगे गतिशीलता। अब गतिशीलता उपन्यास में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उपन्यास का जो कथानक है या कथा वस्तु है उसका जो प्रवाह होता है, एक के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना, ये प्रवाहमान होना ज़रूरी होता है क्योंकि प्रवाहमानता का अनिवार्यता इस उपन्यास की विशेषता कही जाती है, या किसी भी उपन्यास में एक कथा वस्तु की विशेषता हम कह सकते हैं कि गतिशीलता होगी तो पाठकों के लिए वह कथा जैसे मनोरंजक बनेगी और पाठक अंत तक वो कथा ज़रूर पढ़ेगा। उपन्यास की कथा वस्तु के विकास क्रम के अनुसार जैसे हम अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं या देखते हैं, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उपन्यास की जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु की कुछ विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अब कथा वस्तु या कथा की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जो 3 अवस्था या कथा वस्तु का विकास क्रम जैसे शुरू में, अंत में, मध्य में कैसे आनी चाहिए, इसको लेकर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें इन बात का ध्यान रखना है कि आरंभ कथा का कैसा होना चाहिए। उपन्यास की शुरुआत अच्छी हो गई तो पाठक की जिज्ञासा उत्पन्न होगी और पाठक उपन्यास की कथा में जैसे डूब जाएगा और अंत में ही वो तैर कर निकलेगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि कथा की शुरुआत बहुत ज़रूरी है, तो उसका आरंभ बहुत ज़रूरी है। दूसरी अवस्था ये होती कि उसका विकास, मध्य जो आता है, आरोह अवरोह और मूल कथा का संघर्ष विकास की स्थिति में जैसे समाविष्ट होता है। विकास यानी उस कथा का विकास, जैसे शुरू में जिज्ञासा उत्पन्न की, मध्य में हम उसका विकास करेंगे, कथा बिखरेगी, इधर उधर जाएगी, कथा एक बड़ा स्वरूप धारण कर लेगी और अंत में, अंत यानी अवसान, अवसान की जो अवस्था होती है, इसमें उपन्यास के अंत की अवस्था आती है जहाँ आकर उपन्यासकार सभी रहस्य को जैसे खोल देता है। अब सभी रहस्य को खोल देने के बाद यहाँ आकर पाठक की उत्सुकता जैसे समाप्त हो जाती है, यानी पाठक ने शुरू में पाठक के मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी, जो प्रश्न निर्माण हुए थे, वो प्रश्नों के उत्तर अंत में पाठक को मिल जाते हैं, अर्थात उसकी उत्सुकता जो है समाप्त हो जाती है। वही
उपन्यास का अंत होता है। ठीक है, तो ये जो उपन्यास के तत्वों में से प्रमुख तत्व है, एक है कथा वस्तु। अब दूसरा जो तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। अब पात्र अलग है, चरित्र इसमें भी थोड़ा सा कम ज़्यादा अंतर हमें दिखाई देता है अगर भिन्नता करनी है तो पात्र यानी उपन्यास का ये दूसरा मुख्य तत्व हम जिसको मानेंगे, जिसको लेखक को गंभीरता से लेना पड़ता है। कथा वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए पात्रों एवं चरित्रों की सहायता तो लेनी ही पड़ती है। हम हर बार देखते हैं ना, किसी भी उपन्यास का उदाहरण, मैं हाल ही में मैंने अभी झूठा सच ये जो उपन्यास आप लोगों को सुनाया, या झूठा सच उपन्यास की कथा वस्तु सुनाई, तो उसमें बहुत सारे पात्र हैं, अनगिनत पात्र हैं, और वो नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा हुआ है, तो आप चाहे तो वो उपन्यास जाकर देख सकते हैं। तो झूठा सच उपन्यास का मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसमें अनगिनत पात्र है, बहुत सारे पात्र हैं, मुख्य पात्र, गौण पात्र या स्त्री पात्र, पुरुष पात्र, बहुत सारे पात्र। तो कथा वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए पात्रों की तो मदद लेनी ज़रूरी पड़ती है और चरित्रों की सहायता लेनी पड़ती है। चरित्र में व्यक्ति के भीतर की और बाहर की दोनों स्थितियों का, दोनों का भी चित्रण करना पड़ता है। जैसे बाह्य से तात्पर्य है कि व्यक्ति का डील डोल कैसा है, उसका चेहरा मोहरा कैसा है, उसका पहराव, उसके चाल ढाल, उसका सब कुछ, ये जो बाहर ही आता है। लेकिन भीतर से जो उसका चरित्र होता है, व्यक्ति के मन का जो विश्वास है, उसके जो विचार है, उसकी जो मान्यताएं हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उसके भीतरी चरित्र को प्रस्तुत करती है। जैसे मानवीय गुण है, मानवीय स्वभाव है, उसको लेकर मानव चरित्र जैसे होता है, या मानव चरित्र का यथार्थ चित्रण करना ही उपन्यास का मूल प्रयोजन हो सकता है या होता भी है। चरित्र हमें यहाँ दो प्रकार के दिखाई देता है। एक है सहज एवं पारदर्शी चरित्र। ऐसे चरित्र के स्वभाव में थोड़ी सी स्पष्टता होती है, हम देखते हैं कि उनका चरित्र भी उसी प्रकार का होता है जैसा वो दिखाई देता है। पाठक वर्ग सरलता से उस चरित्र को समझ जाते हैं। उनका आचरण जैसे पन्नों पर होता है वैसे ही पाठक के मन पर भी अंकित होता है। लेकिन कुछ पात्र ऐसे नहीं होते जो गूढ़ पात्र होते हैं। जैसे दूसरा प्रकार पड़ता है चरित्र चित्रण का, गूढ़ अथवा जटिल चरित्र। ऐसे पात्र इस पाठक के मन में या पाठक को समझने के लिए थोड़े कठिन जाते। कुछ उपन्यास के पात्र होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो इनका व्यवहार थोड़ा सा जटिल होता है, इनको समझने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है। जिसे दिखाई जैसे देते हैं वैसे वो व्यवहार करते नहीं हैं, व्यवहार कर वैसे होते ही नहीं हैं। इस पर पाठक को हमेशा संदेह होता है। जैसे खलनायक वाले जो पात्र हम अक्सर देखते हैं उपन्यास में, तो वो पात्र हमारे समझ के, जैसे नकारात्मक रोल करने वाले जो पात्र होते हैं, वो हमेशा गूढ़ पात्र जिसको हम कहेंगे। सदपात्र ही है और खल पात्र ही है। यह समझना उपन्यास के अंत में हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। और खल पात्र कौन सा है, सद पात्र कौन सा है, ये हमें उपन्यास के अंत में ज़रूर समझ में आता है। ठीक है, पात्र कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण रोल के रूप में, महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। एक तत्व है, मुख्य रूप से दो पात्र होते हैं। अब चरित्र को हमने समझ लिया। अगर आप लोगों को मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है, तो आप वीडियो रुक रुक के रिपीट और बार बार उसको सुन सकते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सुविधा ऑनलाइन एजुकेशन में होती है, तो आप ये पर्याय इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि समय की मर्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब पात्रों को देखेंगे। पात्र मुख्य रूप से दो पात्रों के प्रकार होते हैं। एक है प्रधान पात्र, दूसरे है गौण पात्र। अब प्रधान पात्र क्या है और गौण पात्र क्या है, पहले हम देखेंगे प्रधान पात्र। संपूर्ण उपन्यास में कथा वस्तु का ढांचा जिन पात्रों के जीवन पर आधारित होता है वो प्रधान पात्र। जैसे गोदान का होरी है, धनिया है, गोबर है या मालती है, ये जैसे प्रधान पात्र हम कहेंगे। लेकिन अगर झूठा सच उपन्यास का उदाहरण मुझे देना है तो जयदेवपुरी तारा इस उपन्यास के प्रमुख पात्र है या प्रधान पात्र है। तो आधारित होती है वह प्रधान पात्र, यानी उनकी कथा वस्तु उनके जीवन पर आधारित होती है। गोदान उपन्यास का होरी का उदाहरण मैंने दिया। गौण पात्र किसे कहेंगे, ऐसे पात्र मुख्य जो पात्रों के लिए सहायक रूप में कार्य करते हैं। मुख्य कथा के साथ उपकथाओं का चलना और उसके लिए आए पात्रों को गौण पात्र कह सकते हैं। जैसे गोदान में बहुत सारे जो उप पात्र है या गौण पात्र है, जैसे हम होरी की दोनों सोना और रूपा दोनों बेटियाँ, ये सहायक पात्र के रूप में आती है। ठीक है, तो पात्रों का चरित्र चित्रण करने की जैसे अनेक
विधियाँ होती हैं। आप समझ गए होंगे कि पात्र अलग है, चरित्र चित्रण है। पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, चरित्र चित्रण का पात्र नहीं होता। यानी पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, पात्र है तभी तो चरित्र चित्रण होता है। तो उनके चरित्र चित्रण की अलग अलग विधियाँ होती हैं। गुण अथवा विशेषताओं के आधार पर हम चरित्रों को या पात्रों को देख सकते हैं। इसमें चरित्र चित्रण प्रत्यक्ष लेखक करता है। जैसे पहला प्रकार अगर हम देखना चाहिए तो गुण अथवा विशेषताओं के वर्णन के द्वारा हम चरित्र चित्रण कर सकते हैं। अब इस कोटि में क्या होता है कि इसमें चरित्र चित्रण प्रत्यक्ष रूप से लेखक ही करते हैं पात्रों का, अर्थात लेखक स्वयं पात्र की उम्र, वेशभूषा, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार हमें विवरण उस उपन्यास में दे देते हैं। वह भला है या वह बुरा है उसका उल्लेख भी वह कर देता है। इस प्रणाली में लेखक स्वयं पात्र के चरित्र का विश्लेषण कर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद जी के अधिक जो उपन्यास में, प्रेमचंद जी का उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग प्रेमचंद जी को बहुत पढ़ते हैं तो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। प्रेमचंद जी के अधिकांश उपन्यासों में इस पद्धति का प्रयोग हमें देखता है, क्योंकि उन्होंने, अगर प्रेमचंद जी की दूसरे उपन्यास की हम बात करें, जैसे गबन है, गोदान है, कर्मभूमि है, निर्माला है, तो गबन उपन्यास की हम बात करें तो गबन उपन्यास में जो रमेश बाबू का वर्णन लेखक ने किया है कि रमेश बाबू जो है म्यूनसिपल टी या म्यूनसिपल बोर्ड के हेड क्लर्क थे और उम्र के 40 के ऊपर थे, पर थे बड़े रसिक। उन्होंने उसका चरित्र चित्रण किया है। रसिक थे, बोर्ड के एक क्लर्क भी है और उम्र के 40 के ऊपर है, तो हमें उनकी उम्र भी पता चल गई। शतरंज खेलने बैठ जाते थे, मतलब उनकी आदत, स्वभाव, और जैसे ही बैठ जाते थे सवेरा कर देते कि उनकी आदत थी कि उनको शतरंज खेलना बहुत पसंद था। तो ऐसे उनके चरित्र के बारे में कहने के लिए लेखक पहले से ही इस प्रकार में आता है। तो लेखक इसमें उन चरित्रों को स्पष्ट रूप से विवरण देकर उन चरित्र का चरित्र चित्रण करता है। अगला है संकेतों द्वारा चरित्र चित्रण। कुछ कुछ उपन्यास में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें पात्र के व्यवहार, कार्य, उसके क्रियाकलाप का उल्लेख होता है, जिसके पाठक स्वयं उस पात्र के चरित्र के बारे में आकलन करता है। पात्र के स्वभाव का संकेत होता है और पाठक स्वयं उसके गुण दोषों को तय करना चाहता है। अब इसमें हम झूठा सच उपन्यास में आने वाला असद पात्र देख सकते हैं, या बहुत सारे पात्रों के मैं नाम आपको बोल सकती हूँ, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कुछ पात्रों को हमें समझ में या समझने के लिए बहुत समय लगता है। जैसे हम तारा को भी नहीं समझ पाते, तारा को समझने के लिए भी हमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन उनकी बातें लेखक नहीं बताते, उनकी बातों से हमें समझ में आता है कि तारा किस तरह की लड़की है। ठीक है। परस्पर संवाद द्वारा चरित्र चित्रण अगला जो प्रकार है। अब इसमें हम देखते हैं कि उपन्यास को सजीव बनाने के लिए परस्पर एक दूसरे के साथ संवाद करने का या करने की जो प्रणाली है, इसका प्रयोग लेखक करता है, जिसमें पात्रों के बीच परस्पर संवाद या उसमें कथोपकथन होना ज़रूरी है, और कथन लेखक दिखाते हैं और उसके माध्यम से हम पाठक उस पात्र पर या उस पात्र के संवादों के माध्यम से अच्छा या बुरा या जैसा भी हो विचार अपने मन में ढाल देते हैं, या स्वयं अपने मत और सिद्धांतों को जो व्यक्ति बोलते समय जिस तरह परस्पर संवाद करें, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसे, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ बोल ही नहीं सकती, इस तरह के जो संवाद होते हैं, तो इससे हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति अपने बारे में कुछ कह रहा है, अपने चरित्र के बारे में कुछ कह रहा है। अगला जो प्रकार है सहज घटनाओं के माध्यम से चरित्र चित्रण। सहज घटना यानी इस प्रणाली में विभिन्न घटनाओं का उल्लेख लेखक इस प्रकार करता है कि पात्रों पर घटना का प्रभाव देकर पाठक के मन में उस पात्र के प्रति या उस पात्र का स्वभाव जैसे हमें समझ में आता है। कहीं घटना घटित हो रही है और उसमें अचानक उस पात्र का स्वभाव, कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, कोई किसी को ताने दे रहा है, उससे हम पाठक समझ जाते हैं कि इसका स्वभाव कैसे है, इसके विचार कैसे हैं। तो ये सहज घटनाओं के माध्यम से उसका चरित्र चित्रण हो जाता है। अंतर्द्वंद्व एवं बहिर्द्वंद्व द्वारा चरित्र चित्रण। अब यह प्रणाली थोड़ी सी नई है, जिसका प्रयोग ने आजकल के जो वर्तमान में लिख रहे लेखक कर रहे हैं। इसमें पात्र की मनस्थिति और उसके द्वंद्व का विश्लेषण करते हुए चरित्र चित्रण किया जा रहा है, क्योंकि उनके मन की अंतर्गत जो अनुभूति है, उसके मन के जो विचार है, उसको प्रकट करने का प्रयास लेखक कर रहे हैं उन पात्रों के माध्यम से। आजकल ये स्त्री साहित्य में, आदिवासी साहित्य में या दलित साहित्य में ये जो प्रणाली है हमें ज़्यादातर लागू हुई दिखाई देती है। अगला जो तीसरा नंबर का जो तत्व है वह है संवाद
या उसको हम कथोपकथन कहेंगे। पात्रों के बीच का वार्तालाप, उनमें विचारों का जो आदान प्रदान होता है, संवाद यानी डायलॉग, तो एक दूसरे से बात करते हुए कथोपकथन उसको कहेंगे। यानी दोनों में परस्पर संवाद ज़रूरी है। और कथोपकथन उपन्यास के कथानक तथा चरित्र चित्रण को जैसे गतिशील बनाता है, और गतिशील बनाते हुए एक सहायक रूप में वो काम करता है। जीवन में संवाद होता है तभी तो जीवन सजीव लगता है। आप सोचिए, अगर जीवन में हम संवाद ही नहीं करते एक दूसरे से, सिर्फ गूढ़ भाषा में बात करते, सिर्फ मन में बात करते, तो क्या होता। तो संवाद उसी तरह ज़रूरी है और उपन्यास का ये प्रमुख तत्व है। और यही संवाद जीवन की शैली है, इसलिए उपन्यास में यह तत्व ज़रूरी लगता है ताकि उपन्यास के पात्र एवं कथानक पाठकों के बीच वो एक दूसरे के करीब पहुंच सके। घटनाक्रम या स्थितियों का वर्णन लेखक तो करता ही है, इस एक रास्ता को भंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लेखक ही बोल रहा है, लेखक ही विश्लेषण कर रहा है, तो वो उपन्यास हमें निर्जीव लगता है। तो सजीवता उसमें डालने के लिए संवाद ज़रूरी है, इसीलिए वार्तालाप करना आवश्यक है। जब पात्र एक दूसरे से संवाद करते हैं तो उनमें जो आचार है या मतभेद है या उनके मन की जो कुछ स्थिति है अच्छी बुरी, वो पाठक समझ सकता है। संवाद एवं कथोपकथन से उपन्यास में स्वाभाविकता या रोचकता आ जाती है। संवाद जितने अधिक मनोभावों के अनुकूल रहेंगे, उतना अधिक उपन्यास की जो कलात्मकता है उसमें हमें वृद्धि होती हुई नजर आती है। कथोपकथन का स्वरूप भिन्न कारणों से परिवर्तित होता है। जैसे हर उपन्यास में आप अगर इन तत्वों की बात करें तो एक जैसा नहीं होता, अलग अलग इसमें थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है। जैसे परिस्थिति है, पात्र की भूमिका है या मन की स्थिति है आदि के आधार पर कथोपकथन कम ज़्यादा हो सकता है। कथोपकथन के द्वारा उपन्यास के पात्रों के आंतरिक मनोदशा का परिचय पाठक को होता है और पाठक उस पात्रों को आसानी से समझ जाता है। ठीक है। चौथा जो तत्व है देश काल वातावरण या परिवेश, उसको जब हम कहेंगे, अब उपन्यास को पूर्णत्व की ओर लेने के लिए कथा वस्तु ज़रूरी है, चरित्र चित्रण भी ज़रूरी है, संवाद भी ज़रूरी है, लेकिन परिवेश और वातावरण भी ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा मनुष्य को कहा जाता है कि मनुष्य समाजशील प्राणी है। मनुष्य का चरित्र अच्छा होना बुरा होना वो उसका जो असर है या उसके जीवन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, उसमें मुख्य भूमिका उस वातावरण या देशकाल वातावरण की होती है। ठीक है। तो उपन्यास में देशकाल और वातावरण का आना बहुत ज़रूरी है। उपन्यास में चित्रित घटनाओं या संबंधित स्थान या समय का वर्णन भी, क्योंकि रात के समय में है, सुबह के समय में है, किस जगह पर है, किस गांव में है, तो हम ये देखना बहुत ज़रूरी है। महिला आंचल उपन्यास पढ़ा है, नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया महिला आंचल जो उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित। फणीश्वरनाथ रेणु की एक खासियत है कि वो आंचल को लेकर लिखते हैं, आंचलिकता को लेकर लिखते हैं। तो आंचलिकता में सभी भाषा, सभी स्थान, सभी समय, सभी घटनाएं, सभी वातावरण, सभी संस्कृतियाँ, रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन, सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों को लेकर विश्लेषण करने वाले फणीश्वरनाथ रेणु ने महिला आंचल में बहुत सारा वर्णन किया है अपनी प्रकृति का, आसपास के माहौल का, गाँवों का, देहातों का, वहाँ के लोगों का, वहाँ की बोलचाल की भाषाओं का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के रीति रिवाजों का। तो ये जो है सारा वर्णन इसमें आ जाता है। पात्र के अनुकूल उपन्यास का वातावरण होता है या लेखक उसके अनुकूल उसका लेखन करता है, ये भी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि पाठक की भावना, कल्पना या उसकी संवेदना के द्वारा उसको उत्कर्ष तक लेकर जाने के लिए देशकाल वातावरण ये जो तत्व है वातावरण या देशकाल, तो ये ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है, सहायक होता है, जिसमें हमें तत्कालीन संस्कृति, इतिहास से हमारा परिचय होता है। देशकाल और वातावरण में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक वातावरण का वर्णन होता है। उपन्यास की जहाँ घटना घटित हो रही है उस स्थल, काल, समय, स्थितियों का वर्णन अर्थात देशकाल वातावरण है। देशकाल के अनुसार वहाँ का परिवेश, उस स्थान की स्थिति या उस स्थान की संस्कृति क्या है, समाज, रहन सहन वर्णन अपेक्षित है। उदाहरण के लिए अगर झूठा सच चीज़, मैं उपन्यास के उदाहरण भी उसी उपन्यास के उदाहरण दे रही हूँ जो नेट के पाठ्यक्रम में है। झूठा सच उपन्यास का अगर मैं उदाहरण दे रही हूँ तो झूठा सच उपन्यास में यशपाल जी ने तत्कालीन विभाजन की जो त्रासदी है, बंटवारे को लेकर हो गई जो स्थिति है, उसमें होने वाले दंगे फसाद, जीवन शैली, व्यवहार का वर्णन किया हुआ है। अर्थात कथा वस्तु, चरित्र चित्रण और कथोपकथन देश काल के अनुरूप हो और कार्य व्यवहार में भी उसके अनुरूप हो, ये ज़रूरी होता है। और ये कथा वस्तु को आगे लेकर जाने के लिए या पाठ को
के मन में पूरी तरह कथा वस्तु बैठाने के लिए ये ज़रूरी होता है या सहायक होता है। ठीक है, तो पांचवा जो तत्व है भाषा शैली। भाषा अलग है, शैली अलग है, तो भाषा ही बोल सकते हो आप। उपन्यास का कथानक को कहने की जो शैली या भाषा की आवश्यकता ज़रूर होती है। भाषा एवं शैली दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, किंतु प्रभाव में साम्यता होने के कारण इन्हें एक ही तत्व के रूप में लिखा जाता है या बोला जाता है। भाषा अर्थात उपन्यास का मूल कथ्य होता है और शैली अर्थात उपन्यास के जो लेखक के लेखन की शैली जो होती है और लेखनी की जो पद्धति है उसको शैली कहा जा सकता है। यानी वह जिस ढंग से उस कथ्य को या कथानक को अभिव्यक्त करता है, वह जो पद्धति होती है उसको शैली कहेंगे हम। लेखक अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग एक माध्यम बनकर या माध्यम के रूप में करता है और उसी कथा के वर्णन के लिए जो विशिष्ट पद्धति का प्रयोग करता है वह शैली होती है। अब उपन्यास की शैली जैसे सुबोध होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, प्रांजल होनी चाहिए। संदर्भ के अनुसार शैली में जैसे हम देखते हैं कि ओज गुण या प्रसाद गुण या माधुर्य गुण, ये गुण होने बहुत ज़रूरी है। अब शैली की बहुत सारी विशेषताएं बताई जा सकती हैं। शैली स्वाभाविक होनी चाहिए और सजीव होनी चाहिए। भाषा के सौंदर्य संवर्धन के लिए अलंकारों का सम्यक जो प्रयोग होता है वो किया जाना चाहिए। मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग भी होना चाहिए, ये भी शैलियों में आती है क्योंकि ये शैलियाँ उसको समृद्ध बनाती हैं। शैली में नवीनता, मौलिकता जो लेखक को एक दूसरे से अलग बनाती है। किसी की शैली हमें बहुत पसंद आती है कि जैसे प्रेमचंद जी हो, किसी की शैली हमें जो थोड़ी सी कठिन लगती है जैसे प्रसाद वगैरह। तो प्रसाद जी की शैली थोड़ी सी कठिन लगती है क्योंकि उनके समझाने का ढंग थोड़ा सा अलग है, पद्धति थोड़ी सी अलग है। विषय के अनुरूप शैली में परिवर्तन होना चाहिए। वर्तमान कहानियों में प्रतीकात्मक प्रयोगों का प्रयोग या बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हो रहा है। संकेतों के प्रयोग से ही शैली का संवर्धन हो रहा है। शैली रोचक और प्रभावमान होनी चाहिए। शैली प्रसंगानुसार बदलनी चाहिए, प्रसंगानुसार होनी चाहिए, ये भी इसकी विशेषता कहा जाता है। इसके अलावा भी शैलियों में वर्णनात्मकता, विश्लेषणात्मकता, संस्मरणात्मक जो शैली है, पत्र शैली है, डायरी शैली है, पूर्वदीप्ति शैली है, ऐसे बहुत सारी शैलियों के प्रकार हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब उपन्यास के तत्वों में से अंतिम जो तत्व है उपन्यास में तत्वों में आने वाला, वो है उद्देश्य। उद्देश्य को मूल भाव बिंदु भी कहा जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में थीम बोलेंगे। उपन्यास जिस चिंतन या दृष्टिकोण के आधार पर लिखा जाता है उसे स्थूल रूप में उद्देश्य ही कहते हैं। केवल मनोरंजन ही जो लेखक का या उपन्यास का उद्देश्य नहीं होता, मनोरंजन के साथ साथ धैर्य, विचार प्रतिपादन या इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। लेखक का मानवतावादी चिंतन भी रचना का मुख्य उद्देश्य हो सकता है, अर्थात व्यक्ति कैसा है की अपेक्षा कैसा होना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर देना ज़रूरी होता है। और इस पर जो विचार करता है जो लेखक होता है वो मानवतावादी विचारवादी लेखक होता है। अब यहाँ हम देखेंगे उद्देश्य यानी मनोरंजन एक पहला उद्देश्य। अब इस उद्देश्य से लिखी गई रचनाएं जैसे हास्य प्रदान होती है और इसमें गांधीर्य के जैसे अभाव थोड़ा हमें दिखाई देता है। आदर्श का प्रतिपादन करना ये भी मुख्य उद्देश्य हो सकता है। इस तरह के उपन्यासों में मनुष्य बेहतर रूप में कैसा हो और इस पर बल देता है कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, कैसा हो और अच्छा कैसे होना चाहिए, इस पर बल दिया जाता है। और इन उपन्यासों में या इस तरह के उपन्यासों में समस्याओं का समाधान हमेशा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला जो उद्देश्य होता है वो यथार्थ चित्रण, जैसे प्रेमचंद जी के सभी उपन्यास यथार्थवादी हमें दिखाई देता है। और इस तरह के उद्देश्य लेकर लिखे गए उपन्यास में समाज का जैसे कि वैसे आईना प्रस्तुत किया जाता है। आईना हमें अपना जो जैसा कि वैसा रूप दिखाता है। तो आईना मतलब यानी समाज का यथार्थ चित्रण करना, अर्थात समाज को जस की तस रूप में प्रस्तुत करना ही समाज का आईना दिखाना है। इन उद्देश्य के अतिरिक्त उपन्यास के अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, जिसमें सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, व्यक्तिवादी दर्शन या जीवन दर्शन, अनेक समस्याओं का समाधान, आनंद, उत्साह, साहस का संचार आदि उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखा जा सकता है। ठीक है, वैसे लेखक लिखते समय तत्वों को ध्यान में रखकर लिखता नहीं है, लेकिन लिखने के बाद उस पर अनुसंधान करने के लिए, उसकी विवेचना, विश्लेषण या समीक्षा करने के लिए
तत्वों के ध्यान पर की जा सकती है। ठीक है, हमने जो उपन्यास के अभी तत्व देखे वो 6 तत्व। पहला था कथा वस्तु, जिसको हम कथा भी बोल सकते हैं। दूसरा था पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा था संवाद एवं कथोपकथन। चौथा था देश काल वातावरण, या उसको देश काल भी बोल सकते हैं। और पांचवा था जैसे भाषा एवं शैली, भाषा अलग शैली अलग। और छठा था उद्देश्य, उद्देश्य को ही मूल भाव बिंदु बोला जा सकता है या थीम लेकर वो प्रस्तुत होते हैं। ये 6 तत्व उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं। वैसे उपन्यास और कहानी अलग अलग विधा है, अलग अलग विधा के रूप में बहुत समृद्ध है, प्रसिद्ध है। तो उपन्यास के हमने तत्व देखे, कभी समय मिला तो हम कहानी या अलग अलग अन्य विधाओं के तत्वों का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।